नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे परंपरागत दृष्टिकोण व आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में। ये पॉलिटिकल साइंस में बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है। राजनीति का मूल आधार, राजनीति का मूल आधार, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण यानी परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पिछली कक्षाओं में हमने परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं के बारे में चर्चा की कि परंपरागत दृष्टिकोण में मूल्यों को अधिक महत्व दिया गया, द्वितीय आंकड़ों को अधिक महत्व दिया गया। परंपरागतवादियों का कहना है कि समालोचना करना उनका प्रमुख कार्य है या पुनर्निर्माण करना ही राजनीति का प्रमुख कारण है। यह परंपरावादियों का मानना था, क्योंकि परंपरावादी बहुत ही आदर्शवादी थे, नैतिकता को महत्व देते थे, मूल्यों को महत्व देते थे, वो तथ्यों को नहीं महत्व देते थे, वैज्ञानिकता के बारे में चर्चा नहीं करते थे। तो हमने ये सब कुछ पढ़ा परंपरागत की विशेषताओं के संदर्भ में। इसके बाद में हम आज परंपरागत दृष्टिकोण की कुछ पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी अध्ययन पद्धति है जिनके माध्यम से राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यानी जो भी ये 6 प्रकार की अध्ययन पद्धतियां हैं, इनके अलावा और भी अध्ययन पद्धतियों का परंपरागत जो विचारक थे उन्होंने प्रयोग किया। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति को हम आदर्शात्मक पद्धति भी कह सकते हैं या मानपरक पद्धति भी कह सकते हैं। दार्शनिक पद्धति सबसे प्राचीन पद्धति मानी जाती है कि ये दार्शनिक पद्धति सबसे प्राचीन पद्धति मानी जाती है। इस पद्धति का प्रयोग हमें देखने को मिलता है प्लेटो के विचारों में। प्लेटो ने जिस प्रकार से दार्शनिक शासक के बारे में बात की, एक आदर्श शासक के, एक काल्पनिक आदर्श शासक के बात की, तो यहाँ पर हमें दार्शनिक पद्धति का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हम बात करें हीगल के राज्य में, यानी हीगल का जो ईश्वरीय राज्य था, उसमें भी हमें दार्शनिक पद्धति के गुण दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम बात करें मार्क्सवाद, यानी मार्क्स का जो साम्यवाद था, उसमें भी दार्शनिक पद्धति दिखाई देती है। इसके अलावा हम बात करें कांट के संदर्भ में, तो कांट के विचारों में भी हमें क्या दिखाई देता है? दार्शनिक पद्धति। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक हैं, उनमें अधिकांशतः विचारकों ने कौन सी पद्धति को अपनाया? अध्ययन के लिए दार्शनिक पद्धति को अपनाया। यानी यहाँ पर हम बात करें दार्शनिक पद्धति के संदर्भ में, तो दार्शनिक पद्धति में नैतिकता और आदर्शों को बहुत ज़्यादा अधिक महत्व दिया गया है। और जो ये विचारक हैं, इन्होंने भी सभी ने दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किया। अगर हम महात्मा गांधी के विचारों में देखेंगे तो वहाँ पे भी हमें दार्शनिक पद्धति दिखाई देगी। देखिए, हमारे इनके अलावा जो भी विश्व एक राष्ट्र की बात करता है, विश्व राष्ट्र की बात करते हैं, जो भी थिंकर, वो सभी दार्शनिक एकता के संदर्भ में, क्योंकि ये एक काल्पनिक होती है, कल्पना का बहुत ज़्यादा बाहुल्य होता है दार्शनिक पद्धति में, और
यह दर्शन शास्त्र से भी प्रभावित होती है, क्योंकि इसमें आदर्श और नैतिकता को बहुत ज़्यादा क्या दिया गया है, महत्व दिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोणों जो भी विचारक थे उन्हें सबसे अधिक दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किया। देखिए, हम परंपरागत दृष्टिकोण की जो सेकंड पद्धति है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सेकंड पद्धति ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति के बारे में हम बात करें तो हमने, क्योंकि ऐतिहासिक पद्धति के जनक या ऐतिहासिक पद्धति के जनक तो नहीं, सबसे बड़े विचारक माने हम तो सेबाइन को माना गया है। सेबाइन ने ऐतिहासिक पद्धति का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। इसके अलावा हम बात करें ऐतिहासिक पद्धति, अरस्तु ने भी इसका प्रयोग किया ऐतिहासिक पद्धति का। देखिए, ऐतिहासिक पद्धति किसे कहते हैं, जिसमें इतिहास को लेकर के, किसी संस्था का इतिहास को लेकर के राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाए, उसे ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। यानी इतिहास के माध्यम से राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाए, उसे ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। देखिए, सेबाइन ने अपनी पुस्तक में कहा कि जब जब संसार में सामाजिक आर्थिक या भौगोलिक, जब जब संसार में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक आपातकाल आया है, तब तब एक व्यक्ति नेतृत्व दिखाई दिया है। जब जब ऐसा कोई संकट आया है संसार में, तो उसमें व्यक्ति को उभरने का मौका मिलता है, उसमें उभर के आता है। ये ऐतिहासिक पद्धति के अध्ययन के आधार पे ही उन्होंने कहा कि आज तक का इतिहास देखिए, कोई व्यक्ति बिना संकटकालीन महान नहीं बनता। देखिए, हमारे यहाँ पे ही देखिए, भारत में जब भारत पे संकट आया, जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर अधिकार कर रखे थे, तो उस समय ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली। तो उसे महान बनाने के पीछे महात्मा गांधी को कारण क्या है, एक संकटकालीन इतिहास, यानी कि इन सब बातों का क्या है, गवाह है ये चीज़ कि जब जब संकट आता है तभी व्यक्ति महान बनता है। ये सेबाइन ने कहा। इसके अलावा हम बात करें ऐतिहासिक पद्धति के बारे में। देखिए, हमारे भारत पर जब वित्तीय संकट की स्थिति आ गई थी, तब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे उस समय, तो उन्होंने हमें वित्तीय संकट से उभारा, क्योंकि वो एक संकटकालीन स्थिति थी और वो एक उनके पास मौका था। उस मौके का ही उन्होंने सदुपयोग किया, तभी क्या हुआ है, वो महान बन पाए। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसे संकटकालीन की स्थिति में ही महान बनने का मौका मिलता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। जब जब संकटकालीन की स्थिति में जो उभर के आता है, वही व्यक्ति महान बनता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, ये ऐतिहासिक पद्धति कह रही है। जो किसने कहा, सेबाइन ने कहा। इसका प्रयोग किसने किया, इसका प्रयोग अरस्तु ने भी किया था, सेबाइन ने भी किया था और हीगल ने भी किया था। देखिए, हम बात करें अगली पद्धति के बारे में, अध्ययन पद्धति के बारे में, जो कि परंपरागत दृष्टिकोण की प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ हैं। ये क्या है, अध्ययन पद्धतियाँ, यानी परंपरागत दृष्टिकोण की प्रमुख अध्ययन करने वाली पद्धतियाँ हैं।
जो परंपरागतवादियों ने उपयोग में ली राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए। तो हम बात करें तीसरी पद्धति के बारे में, कानूनी पद्धति। देखिए, कानूनी पद्धति वो पद्धति होती है जिसमें संविधान की बात की जाती है, अर्थात हम बात करें संविधान व संविधान से संबंधित यानी कानून के निर्माण से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, कानूनी पद्धति में। देखिए, जैसे कि बेरट है या डी बसु की भारतीय संविधान है, चाहे ऑस्टिन है, इन सभी ने जो संविधान की बातें किए हैं वो सभी कौन से विचारक कहलाते हैं, कानूनी पद्धति के समर्थक कहलाते हैं। यानी इन सभी ने कानूनी पद्धति का प्रयोग किया है, क्योंकि परंपरागतवादी दृष्टिकोण वाले कानूनी पद्धति का भी प्रयोग करते थे। वह शासन के स्वरूप के बारे में अध्ययन करते थे राजनीति में। तो ये क्या हुआ, एक कानूनी पद्धति के संदर्भ में। हम बात करें तुलनात्मक पद्धति। देखिए, जो परंपरागतवादी दृष्टिकोण वाले थे उन्होंने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग भी समय पे किया, यानी कि राजनीति में उन्होंने तुलना करके, एक दूसरे से तुलना करके अध्ययन किया। जैसे कि हम बात करें अरस्तु के संदर्भ में, अरस्तु ने तुलनात्मक अध्ययन किया मकदूनिया में। जब मकदूनिया में तो उनका जन्म हुआ था, तब वो माइनर अफ्रीका गए, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने वहाँ के जो नेरिस हरनीसा जो वहाँ के शासक थे उनके राज्य में रहते हुए वहाँ पर तुलनात्मक पद्धति को जन्म दिया और वहाँ पर लगभग 158 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया। तो इसी दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि अरस्तु तुलनात्मक दृष्टिकोण के जनक हैं। तो हम बात करें अरस्तु के संदर्भ में, तो अरस्तु ने सर्वप्रथम तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया और अरस्तु क्या है, परंपरागतवादी दृष्टिकोण के समर्थक। यानी हम बात करें परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियों के संदर्भ में, तो तुलनात्मक पद्धति भी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बात करें संस्थात्मक पद्धति। देखिए, संस्थात्मक पद्धति कौन सी पद्धति होती है? संस्थात्मक पद्धति वो पद्धति होती है जो कानूनी पद्धति से भी विस्तृत होती है। यहाँ पर तो सिर्फ कानून के बारे में बात किया जाता है, विधि के बारे में बात किया जाता है, लेकिन यहाँ पर संस्थात्मक पद्धति में सभी प्रकार की संस्थाओं के बारे में बात किया जाता है। देखिए, कानूनी पद्धति में तो सिर्फ संविधान की जो संस्थाएं होती है उनका ही अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो संस्थागत पद्धति होती है उसमें सभी प्रकार की संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक कानूनी पद्धति से विस्तृत पद्धति है। इसके समर्थक की बात करें हम संस्थात्मक पद्धति के, तो इसके समर्थक ग्लिक्रिस्ट है, इसके अलावा मार्क्स है। तो ये सभी संस्थात्मक पद्धति के समर्थक है। देखिए, हम इसके लास्ट और 6 नंबर की जो पद्धति के बारे में बात करेंगे, संदर्भात्मक पद्धति। ये पद्धति परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण की बीच की कड़ी कहलाती है। यानी कि संदर्भात्मक दृष्टिकोण एक इम्पोर्टेंट पद्धति होती है संदर्भ से संबंधित। यह परंपरागत दृष्टिकोण की एक प्रमुख पद्धति है, लेकिन यह दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। तो संदर्भात्मक पद्धति परंपरागत दृष्टिकोण में भी अपनाई जाती है
और आधुनिक दृष्टिकोण में भी अपनाई जाती है। देखिए, इस प्रकार से आज हमने पढ़ा परंपरागत दृष्टिकोण की प्रमुख जो अध्ययन पद्धतियाँ थी, राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने की जो पद्धतियाँ थी, उनके बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा हम बात करते हैं अध्ययन पद्धतियों के बाद कि परंपरागत दृष्टिकोण क्या परंपरागत दृष्टिकोण ठीक था या नहीं। देखिए, आधुनिकता के बारे में हम बात करें तो वैज्ञानिकता बहुत आवश्यक है, क्योंकि परंपरागतवादियों ने विज्ञान को महत्व नहीं दिया, तो क्या विज्ञान के बिना मनुष्य विकास कर सकता है? संभव नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि परंपरावादियों का इतना महत्व नहीं था। हम आज बात करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण की कुछ विशेषताओं के बारे में, जो प्रमुख विशेषताएं हैं आधुनिक दृष्टिकोण की। देखिए, हम इससे पूर्व परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं के बारे में बात किए, उनकी अध्ययन पद्धतियों के बारे में बात किए, और अब हम बात करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं के संदर्भ में। देखिए, तथ्यों पर आधारित अध्ययन पे बल देता है, तथ्यों पर अधिक से अधिक बल देता है। जो आधुनिकवादी दृष्टिकोण के विचारक है डेविड स्टीन है, या फिर डेविड स्टीन के अलावा वाल्जर हैं। डेविड स्टीन ने सबसे अधिक किस पर जोर दिया है? तथ्यों पर। यानी उन्होंने कहा है कि आधुनिक दृष्टिकोण पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए। इसके अलावा ग्रैम्स, ब्राइस, बेंटल, इन सभी ने किस पर बल दिया है? तथ्यों पर अधिक से अधिक बल दिया है, क्योंकि सब कौन से हैं? आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक। देखिए, हम बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में, तो यहाँ पर तथ्यों पर अधिक बल दिया गया है, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण में मूल्यों पर अधिक बल दिया गया था। हम बात करें आधुनिक दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता को अधिक महत्व दिया गया, जबकि वहाँ पर वैज्ञानिकता को इतना महत्व नहीं दिया गया। आधुनिक दृष्टिकोण की यह भी एक प्रमुख विशेषता है कि उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान बनाने की कोशिश की। यानी राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना किसने? आधुनिक दृष्टिकोण वालों ने। आधुनिक दृष्टिकोण वालों का मानना था कि राजनीति विज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, इसमें आधुनिकता या वैज्ञानिकता को अधिक से अधिक महत्व दिया। देखिए, हम बात करें प्राथमिक आंकड़ों का संकलन। जिस प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण वाले द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, अर्थात इतिहास में से आंकड़ों को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर विश्वास नहीं करते उनमें, ये प्राथमिक आंकड़ों पर जोर देते हैं, यानी स्वयं इकट्ठे करने पर, प्राथमिक रूप से इकट्ठे करने पर, यानी प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े इकट्ठे करने पर बल देते हैं। कौन? आधुनिक दृष्टिकोण वाले। देखिए, हम बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण की अगली विशेषता के बारे में। यहाँ पर बात की जाती है विषय परक के संदर्भ में और परंपरागत दृष्टिकोण में वस्तु परक के संदर्भ में। अर्थात वहाँ पर सिर्फ संस्था का अध्ययन किया जाता है, वस्तु का। यहाँ पर मानव व्यवहार और विषय का अध्ययन किया जाता है कि आधुनिकता में कौन सी समस्याएं हैं, उन पर परख किया जाता है, उन पर अध्ययन किया जाता है।
इस प्रकार से हमारी चौथी विशेषता आधुनिक दृष्टिकोण की विषय परख है। देखिए, हम अगली विशेषता के बारे में बात करें आधुनिक दृष्टिकोण की, तो अगली विशेषता है व्याख्या परबल। यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण वालों का मानना है कि राजनीति विज्ञान का प्रमुख कार्य व्याख्या करना है, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण वालों का क्या मानना था? उनका मानना था कि राजनीति विज्ञान का प्रमुख कार्य समालोचना व पुनर्निर्माण करना है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण वालों का मानना है कि राजनीति विज्ञान का प्रमुख कार्य क्या है? व्याख्या करना। ये भी क्या है? इसकी एक प्रमुख विशेषता है। इसी प्रकार से हम बात करें परंपरागत दृष्टिकोण के पतन का समर्थन। देखिए, वहाँ पर क्या होता है, परंपरागत जो दृष्टिकोण वाले होते हैं वो अपने दृष्टिकोण का पतन होने का विरोध प्रकट करते हैं, जबकि ये क्या करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण वाले कि परंपरागत दृष्टिकोण का पतन होना चाहिए, क्योंकि वो किसी काम का ही नहीं है, वो किसी भी काम का नहीं है। देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण के कार्यकाल के बारे में हम बात करें, क्योंकि हमारे परंपरागत दृष्टिकोण का कार्यकाल रहता है, यानी कि अवधि रहती है छठी सदी से द्वितीय विश्व युद्ध तक। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में बात करें तो द्वितीय विश्व के बाद का जो समय होता है वो आधुनिक दृष्टिकोण का होता है। देखिए, इसी संदर्भ में हम थोड़ा और चर्चा करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ। आधुनिक दृष्टिकोण वालों ने परंपरागत दृष्टिकोण के पतन का हमेशा समर्थन किया है कि परंपरागत दृष्टिकोण में मूल्य होने के कारण वर्तमान समाज में समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकता। किसी भी जो समस्या है उसका निराकरण करने में असमर्थ है, इसीलिए आधुनिकीकरण को आना पड़ा। देखिए, हम बात करें अगली विशेषता के संदर्भ में अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण। देखिए, आधुनिक जो दृष्टिकोण है वह अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाने पर अधिक से अधिक बल देता है। देखिए, अंतःशास्त्रीय क्या है इसको समझिए। अंतःशास्त्रीय है सामाजिक विज्ञान की जो विषय है, सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसका राजनीति विज्ञान से सहसंबंध स्थापित करना। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान में और विषय है, दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र के अलावा पब्लिकेट है, लोक प्रशासन, इसके अलावा समाजशास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, उन सभी विषयों के साथ राजनीति विज्ञान का सहसंबंध स्थापित करना, ये भी क्या है, एक आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता है। क्या है? आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता है। इसी प्रकार से हम बात करें तो आधुनिक दृष्टिकोण वालों ने सबसे अधिक जोर किस बात पे दिया? सबसे अधिक जोर इस बात पे दिया कि आधुनिक दृष्टिकोण अन्य सभी सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं उससे राजनीति विज्ञान को जोड़ने का कार्य करता है, सहसंबंध स्थापित करने का कार्य करता है। इस प्रकार से हमने इनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की आज। तो एक बार हम शॉर्ट्स में देखते हैं इन सभी को दोबारा। देखिए, आज हमने क्या पढ़ा? पहले हम पढ़ चुके हैं परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं। इसके बाद में हमने आज पढ़ा परंपरागत दृष्टिकोण की प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ, यानी कि
किसकी अध्ययन पद्धतियाँ हैं? परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियाँ। देखिए, प्रथम अध्ययन पद्धति कौन सी है? दार्शनिक अध्ययन पद्धति। दार्शनिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किसने किया है? दार्शनिक अध्ययन पद्धति का प्लेटो, हीगल, इसके अलावा कांट, मार्क्स, डेविड, इसके अलावा बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किया। यानी दार्शनिक पद्धति को हम आदर्शात्मक पद्धति भी कहते हैं, मानपरक पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि दार्शनिक पद्धति ही सबसे क्या है? प्राचीन पद्धति है। इसी प्रकार से हमने ऐतिहासिक पद्धति के बारे में भी अध्ययन किया। ऐतिहासिक पद्धति के बारे में हमने क्या अध्ययन किया कि ऐतिहासिक पद्धति इतिहास से संबंधित होती है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन इतिहास को लेकर किया जाता है। ऐतिहासिक पद्धति के जो सबसे बड़े विचारक हैं वो कौन है? सेबाइन है। सेबाइन के अलावा हम बात करें तो अरस्तु है। ये सभी ऐतिहासिक पद्धति के विचारक हैं। देखिए, हम बात करें फिर अगली पद्धति के बारे में, कानूनी पद्धति। तो कानूनी पद्धति के बारे में हमने बात की थी, जो भी विधि व कानून से संबंधित राजनीति विज्ञान का अध्ययन करता हो वह कौन सी पद्धति होगी? कानूनी पद्धति। यानी कानूनी पद्धति के समर्थक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में कानून और विधि का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कानून और विधि का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से हमने जो चौथी अध्ययन पद्धति थी वो क्या पढ़ी? तुलनात्मक अध्ययन पद्धति। तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के बारे में हम बात करें तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अरस्तु ने किया। यानी कि तुलनात्मक पद्धति का जनक किसे माना गया? अरस्तु को माना गया, क्योंकि उसने 158 संविधानों का क्या किया? तुलनात्मक अध्ययन किया। तो यहाँ पर ये तुलनात्मक अध्ययन पद्धति भी किसकी है? परंपरागत दृष्टिकोण वालों की। हम बात करें अगली संस्थात्मक पद्धति। संस्थात्मक पद्धति ही कानूनी पद्धति से क्या है? बड़ी है, विस्तार से है। इस कारण यहाँ पर संस्थात्मक पद्धति में न केवल विधि व कानूनों का बारे में बात की जाती है, बल्कि अन्य संस्थाओं के बारे में भी बात की जाती है। इसके गिलक्रिस्ट, ऑस्टिन वगैरह इसके प्रमुख समर्थक है संस्थागत पद्धति के। हम बात करते हैं अगली पद्धति, संदर्भात्मक पद्धति। संदर्भात्मक पद्धति परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण की क्या है? बीच की कड़ी का कार्य करती है। इसी प्रकार से हमने आगे बात की क्या? आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता। आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता यानी तथ्यों पर अधिक बल। किस पर अधिक बल दिया? तथ्यों पर अधिक बल दिया। किसने दिया? आधुनिक दृष्टिकोण वालों ने। आधुनिक दृष्टिकोण वालों ने मूल्यों को महत्व नहीं दिया और तथ्यों को महत्व दिया। वैज्ञानिकता को अधिक से अधिक महत्व दिया। अरे शुद्ध विज्ञान बनाने की कोशिश की किसने? आधुनिक दृष्टिकोण वालों ने। तो ये इनकी क्या है? प्रमुख विशेषता। अगली विशेषता है प्राथमिक आंकड़ों पर बल दिया। किस पर बल दिया? प्राथमिक आंकड़ों पर बल दिया। किसने दिया? आधुनिक दृष्टिकोण वालों ने दिया। इसके अलावा विषय परख की इन्होंने बात की, क्योंकि विषय परख पर अधिक बल दिया। व्याख्या करना राजनीति विज्ञान का प्रमुख कार्य किसने बताया? आधुनिक दृष्टिकोण वालों ने। इसके अलावा यहाँ पर परंपरागत दृष्टिकोण का जो पतन होता है उसका समर्थन करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण वाले। इसके अलावा हम बात करें अंतिम और विशेषता, अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण पर बल दिया। किसने दिया? आधुनिक दृष्टिकोण वालों ने बल दिया। यानी कि हम कह सकते हैं समग्र अध्ययन पर बल दिया। किस पर बल दिया? समग्र अध्ययन पर बल दिया। यानी कि सामाजिक विज्ञान के जो भी विषय हैं अदर, जैसे समाजशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, लोक प्रशासन है, उन सभी का राजनीति विज्ञान से सहसंबंध स्थापित किया। ये कार्य किसने किया? आधुनिक दृष्टिकोण वालों ने किया। इस प्रकार से आज हमने आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता के बारे में चर्चा की।
अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक दृष्टिकोण के दो प्रकार होते हैं, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। वही आधुनिक व्यवहारवादी ही है, लेकिन उसके भी दो प्रकार है। व्यवहारवाद जिसे अगर हम देखें तो व्यवहारवाद आधुनिकवाद ही है और उसके समय उसके बाद में सुधार आता है, उसे उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि आगे हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद, उनके जनक कौन थे, उनका व्यवहारवाद का विकास कैसे हुआ, उन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।